फ्रेंड्स, हम आप पुनः कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं और ये प्रश्न जो है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़े होंगे, इंडियन इकोनॉमी। और ये मेरा जो ये प्रश्नोत्तरी यानी क्वेश्चन आंसर के शैली में आपके टॉपिक को डील करने का एक मैं प्रयास कर रहा हूँ। इट इज़ माई प्रोसेस in the form of question answer to deal with your all questions related with the polity, Indian polity and Indian economics, or those questions which are related in these subjects that will be helpful for your examination point of view. चाहे किसी तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्यों नहीं हो, इनमें सारे क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। फिर जनरल जो अवेयरनेस होता है, बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं, मैं वो भी प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ माई एफर्ट। प्लीज़ करेज एंड गिव सम कमेंट्स ऑन दिस इशू। आई वेलकम। आई वुड लाइक टू गिव यू योर ऑल सजेशंस। इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एंड माई चैनल। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमें कुछ जो मार्गदर्शन देंगे, आई विल फॉलो इट, और उसका हम अनुसरण करेंगे। और चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जुड़ा है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, कंसेप्ट जुड़ा है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9, कल्याणकारी स्टेट की अवधारणा। वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज रिलेटेड विथ पार्ट 1, पार्ट 2, part 2, part 3, part 4, part 9। आपका सही आंसर, योर आंसर इज सी। भाग 4 में वेलफेयर स्टेट की बात कही है। ये भाग 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही गई। और भाग 3 जो है, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, और भाग 2 जो है, इसमें सिटीजनशिप की बात कही गई। और भाग 9 जो है, इसमें पंचायत सिस्टम से जुड़ी हुई बातें कही गई है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, उसके बारे में मैंने इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उन्हें आप देखें, समझें। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत वर्णित है। जो ग्राम पंचायत वर्णित है, भाग 3 और 10, भाग 4 और 15, भाग 3 और 9, भाग 4 और 9, ग्राम पंचायत वर्णित है। The details explanations are in the part of ग्राम पंचायत के बारे में। आपका सही आंसर जो होगा वह डी। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में जिक्र किया है, और इस क्वेश्चन में मैं जिक्र करता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है। भाग 4 में जो आर्टिकल 40 याद रखेंगे, टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत मेंशन है आपके आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, गठन होगा, उसके बारे में इसमें भाग 40 में कहा गया है। याद रखेंगे, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। और भाग 4 में कहा गया कि ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। ग्राम पंचायत को जो है कुछ पावर्स होंगे डेट, और दिस पंचायत विल डील ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड इन देयर जुरिडिक्शंस। फिर ये भाग 9 में, और ये जो भाग 40 है, इसी की तर्ज पे भाग जो 9 है, उसमें ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने आर्टिकल्स हैं, क्या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। सो दैट अकॉर्डिंग टू 40 ऑल जो रेगुलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, इसमें डिस्कशंस किए गए। तो इसलिए ग्राम पंचायत जो वर्णित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वह पार्ट 4 में भी उसका डिस्कशन है और पार्ट 9 में भी उसका डिस्कशन है, याद रखेंगे।
पार्ट 4 में टू ऑर्गेनाइज ए ग्राम पंचायत, ये बात कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं। और ये जो है, और 9 में जो है टोटल ऑर्गेनाइजेशन से इलेक्शन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरह से जितने सारे प्रोसेस होते हैं ग्राम पंचायत का, उसका टेन्योर और ये सारी बातों का डिस्कशन जो है 40 में किया गया। स्टेप बाय स्टेप पे हम लोग बात करेंगे। संघ कार्यपालिका के प्रधान होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो संघ कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। पीएम ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं, ये राज्यपाल यानी गवर्नर, केंद्रीय सचिव, ठीक है ना, जो है सेंट्रल जो है सेक्रेटरी जो होते हैं वो, इनमें से कोई नहीं संघ कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी, जो केंद्र पालिका के जो प्रधान होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया जो होगा वह कौन होगा? तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हेड बनाया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया का, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। राष्ट्रपति को जो है एग्जीक्यूटिव हेड माना गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है और इस बात को कहा गया है, जो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ जो होंगे द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे, ऑल पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, all powers, and it, okay, the president shall be the head of the India, executive head। प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या होंगे? प्रेसिडेंट shall be the executive head of the union of India। इस बात को जो है एक्सप्लेन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इस बात को याद रखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको ये पावर सन्निहित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक निरोध की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष। आपका सही आंसर होगा सी, यानी 3 महीने। In our constitution, it is mentioned about the preventive detentions. A state has right to detain any person, give a sentence to any person, those who are in suspicious activities without trial. Like, the matter will be related with the defense, security of India, question of national integration, foreign affairs, etc. Defense, like that. All these are related in these issues. प्रिवेंटिव डिटेंशन तब किए जाएंगे जब आप किसी तरह का विदेश से जुड़ा हुआ या सुरक्षा से जुड़ी हुई आंतरिक समस्याओं से जुड़ा हुआ बात अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ये सस्पिशियस एक्टिविटी स्टेट के नज़र में आ रहा है, राज्य के नज़र में आ रहा है, गवर्नमेंट के नज़र में आ रहा है कि कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है, तो 3 महीने की अवधि तक उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, या उसका उद्देश्य होता है सुरक्षा। सेफ्टी रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे इसके तहत कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से जुड़ा है। गोलकनाथ बनाम राजस्थान, केशवानंद बनाम तमिलनाडु, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। आपका सही आंसर जो होगा सी, वह क्या है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये सही है। ये सारे केसेस जो हैं वाकई में ये जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन मेरा सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ये जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें कुछ गलत हैं, इसीलिए ये ऑप्शन डी ना होकर के सी हुआ, मिनर्वा मिल बनाम मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गोलकनाथ बनाम जो है ये जो केशवा था, राजस्थान की जगह पर यहाँ पर पंजाब अगर होता तो ये सही हो जाता, पंजाब। याद रखेंगे, गोलकनाथ का जो केस आया था वह गोलकनाथ वर्सेस
स्टेट ऑफ पंजाब का है। दूसरा बात, केशवानंद बनाम तमिलनाडु नहीं, केशवानंद बनाम केशवानंद वर्सेस जो है वह तमिलनाडु नहीं बल्कि यह केरल है। केरल है, याद रखेंगे ये केरल है। तो इस तरह से ये केसेस जो है ये जुड़े हुए फंडामेंटल राइट से, FR फंडामेंटल राइट, इससे जुड़े हुए आपके केसेस हैं जिसमें कि आप अगर आपका किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो इस केसों के माध्यम से वो अपने राइट्स को कैसे गेन किए, कोर्ट्स के क्या डिसीजंस आए, क्या इंटरप्रिटेशंस आए, all those things are mentioned in these cases. So it is very important to understand about these things. फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये याद रखेंगे हमेशा कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को दिया जाता है, किसके अगेंस्ट स्टेट। और इसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके मूल अधिकार को जो है बहुत ही बारीकी से उसमें जो है उसके पास में पावर्स होते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपके अपने राइट्स हैं, उस राइट के विरुद्ध में आप खड़े हो सकते हैं। और इन केसेस में इनके विरुद्ध में लोग खड़े हुए और कोर्ट ने जो क्या जजमेंट दिए वो सब ये सब हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए ये केसेस हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं, बनना भी चाहिए, चूँकि यह आपको ये किसी भी एक समान सिटीजन को समझने के लिए बहुत प्रश्न वही किए जाएंगे जिससे कि ये देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बात की है या नहीं। फिर क्या गेट बाय हार्ट है? सही विकल्प को चुनें। GNP बराबर GDP प्लस X, GNP बराबर GDP माइनस M, GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M, GNP बराबर GDP माइनस X प्लस M। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा 3, यानी GNP। GNP बराबर क्या होता है? याद रखेंगे कि GNP बराबर क्या होता है? GDP प्लस X माइनस M। ये GNP पे क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, मैं यहां लिख दूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP क्या है? ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहां पर याद रखें ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। X4 क्या है? X4 हो गया एक्सपोर्ट। M4 क्या हो गया? इंपोर्ट। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो GDP से में प्लस कर दीजिए किसको? एक्सपोर्ट को। आपने अपने जो सामान को बाहर भेजा उससे जो आपको अर्निंग किया उसको जोड़ ले और बाहर से आपने क्या खरीदा उसको माइनस कर लें। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में GDP प्लस एक्सपोर्ट जो किए आप, जो आयात निर्यात कर रहे हैं, जो इनकम आया उसको लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद हो गया और सकल घरेलू उत्पाद में आपको जोड़ना क्या है? आपने जो निर्यात किया है घटाना क्या है? जो आयात किया आपने उसको माइनस कर लेना है। तो इस तरह से GNP बनता है। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि ये GNP GDP ये किस तरह से होते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका क्या रिलेशन होता है, मैं इस पर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये क्वेश्चंस कई को बार BPSC या अन्य एग्जाम्स में पूछे जा सके तो ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे और इसे घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। हिंदू वृद्धि दर है, हिंदू ग्रोथ रेट इज व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर का आपका सही आंसर हो गया राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड विथ योर नेशनल इनकम। आपके नेशनल इनकम से इसका संबंध है। हिंदू कुछ हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो नेशनल इनकम है इसको किस चीज से कहते हैं? हिंदू वृद्धि दर के नाम से नेशनल इनकम आपके पास में जो आ रहा है इसको हिंदू वृद्धि दर के यानी हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से इसको संबोधित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोदय योजना का संबंध रहा है।
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय आंदोलन जो है ये एक आर्थिक प्लानिंग थी जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में दिया गया था। ध्यान में रखेंगे सर्वोदय योजना का संबंध रहा है। योजना आयोग की स्थापना हुई, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। योजना है 1948, 1950, 1951, 1960। याद रखेंगे आप आंसर 1951। 1951 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई है। किस पंचवर्षीय योजना में 5 इयर्स प्लान में हरित क्रांति पर जोर डाला गया? जो किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति पर जोर डाला गया? आप 1, 2, 3, 6, 5 ईयर, इन जो 5 ईयर प्लान में डाला गया जो हरित क्रांति पर, ग्रीन रेवोल्यूशन पे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन पे जो जोर डाला गया था वह थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत किया गया। और एस स्वामीनाथन जो थे, जो हमारे यहाँ जो हरित क्रांति हुई, इस हरित क्रांति के में एस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसे याद रखेंगे। और यहीं से हमारे देश में जो है खाद्यान्न का उत्पादन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ही बढ़ गया। और आज हम इस तरह से हैं जो पहले जो क्राइसिस हुई थी, आज उस तरह की क्राइसिस को फेस नहीं कर रहे हैं। आज हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं। जो रेनबो रेवोल्यूशन है उससे अटैच किया जा रहा है इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन को। मैंने एक जगह में पहले सिर्फ इसमें हरित क्रांति के तहत जो कुछ खास फसलों को जो लिमिट ग्रोथ हुआ, लेकिन अब जो है रेनबो रेवोल्यूशन की बात की जा रही, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही, ताकि और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाए।